नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी भारत सरकार द्वारा एक नई योजना लाई गई है। पेंशन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कई लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा, और फायदा होगा कि नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा। तो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इसमें है क्या, मुख्य मुख्य बिंदु इसके क्या हैं। और इससे पहले एनपीएस था, न्यू पेंशन सिस्टम, उसके मुख्य बिंदु क्या थे, और उससे पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन सिस्टम, जो हमारा सबसे पहले जो वही होता था सरकारी उसमें। तो तीनों में बेसिक अंतर क्या है और कैसे एक दूसरे से भिन्न है, और ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग डिसाइड करें। देखिए, ओपीएस का तो कोई स्थान नहीं ले सकता। एनपीएस और यूपीएस में से आप क्या चूज करेंगे, ये मैं डिसीजन आपके ऊपर। तो चलिए, तो साथियों, यूपीएस सिस्टम समझने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर ओपीएस क्या था, ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या था, और उसके बाद फिर एनपीएस आया, तो जो न्यू पेंशन सिस्टम है वो क्या है, और अब यूपीएस, और आखिर यूपीएस लाने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओपीएस को, ओल्ड पेंशन सिस्टम, जो सबसे पहले सिस्टम था। सरकारी नौकरी की रीढ़ कह सकते हैं हम जिसको, कि लोग इसीलिए भागते थे सरकारी नौकरी के पीछे कि आप नौकरी कर रहे हैं, वेतन मिल रहा है। ये तो प्राइवेट में भी होता है, लेकिन वेतन तब तक मिलेगा, आप काम करेंगे, फिर आप रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद आपकी फैमिली को इन सर्विस, अगर सर्विस के समय में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को नौकरी और पेंशन वगैरह ये सब चीजें। तो ये रीढ़ थी गवर्नमेंट जॉब की, और ये चलता रहा 2003 तक। लेकिन 2003 के बाद जो है 2004 में सरकार ने एनपीएस लॉन्च कर दिया। तो पहले ओपीएस की बात कर लेते हैं। ओपीएस में आपको जो भी सैलरी मिलती है, आपको जो भी वेतन मिलता है, अंतिम वेतन का 50%, यानी कि 50% बेसिक, और उसके डीए के साथ। डीए का मतलब होता है आपका जो महंगाई भत्ता जुड़ता है, दैनिक भत्ता। तो ये इन दोनों को मिला करके आपको एक तयशुदा पेंशन, आपकी तनख्वाह के हिसाब से आपको जो वेतन मिलता था, वेतन के हिसाब से आपको सैलरी और उसके बाद पेंशन आपको मिलती थी। उसके बाद आदमी नहीं रहा तो उनके घर में उनकी जो भी पत्नी है या पति हैं, उनको फिर आधी की आधी फैमिली पेंशन मिलती थी। अगर बच्चे नाबालिग हैं तो उनको पेंशन मिलती थी 25 साल की उम्र तक। इस तरीके से ये व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और आदमी खुद भी सिक्योर था। आदमी नहीं भी रहता है तो उसके बाद उसका परिवार भी कहीं ना कहीं सिक्योर था। उसके बाद सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ने लगा। सरकार को ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ जो है पड़ रहा है। तो फिर सरकार जो है 2003 में लेकर आती है न्यू पेंशन सिस्टम। अब एनपीएस, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कि ओपीएस में व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता था। जो भी पैसा देती थी वो सरकार ही देती थी, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं देना। जो भी आपको पेंशन मिलेगी, मैंने बता दिया कि ये फार्मूला था, ऐसे निर्धारित होती थी, और जो भी चीजें होती थी आपको उसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर सरकार ने कहा कि साहब ऐसे हम नहीं करेंगे, आपको भी योगदान करना पड़ेगा और सरकार भी योगदान करेगी, ताकि सरकार के ऊपर बर्डन ना पड़े, ज्यादा बोझ ना पड़े। उसके लिए जो है सरकार लेकर के आई एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम। अब न्यू पेंशन सिस्टम में क्या हो गया कि 10% तो आपका हो गया बेसिक प्लस डीए की, आप योगदान करेंगे, और इतना ही योगदान सरकार करेगी। अब यहां पर चीजें थोड़ा सा जो है आकर के गड़बड़ हो गई। जो एक सरकारी नौकरी की चाह, या एक सरकारी नौकरी की जो सिक्योरिटी थी लोगों को, वो यहां पर आके थोड़ा डगमगा जाती है कि सरकारी नौकरी तो सरकारी ही होती है, कोई बात नहीं, मुझे भी मिल जाए आज की डेट में तो मैं मना नहीं करूंगा करने के लिए। लेकिन एक जो रीढ़ थी वो यहाँ पर आकर के थोड़ा सा डगमगा जाती है, क्योंकि सरकार ने पेंशन सिस्टम को यहाँ पे आकर के बदल दिया।
अब सरकार ये कहती है कि आप काम करिए, 10% आप योगदान करिए नई पेंशन स्कीम में, इतना ही योगदान हम करेंगे, ये पैसा हो गया। इसको जो भी ये पैसा बनेगा आखिर में, इसको मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कई जगह पे लगाएंगे। तो वहां पर एक निर्धारित वैल्यू भी नहीं होती थी कि आप अंतिम समय में आपको कितना पैसा मिलेगा, आपका कितना पैसा आपका बनेगा जाकर के। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं उसको, हम जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो कोई पता नहीं रहता है कि पैसा कभी ऊपर उठ जाता है, कभी नीचे हो जाती है मार्केट, तो उसके हिसाब से था। अब यहाँ पर जो है लोगों के साथ एक दिक्कत ये आ गई कि एक तो 10% उनको भी देना पड़ रहा है, दूसरी चीज ये निर्धारित नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केस आए कि किसी आदमी की सैलरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उसका पेंशन देने का नंबर आया तो उसकी पेंशन पता चला कि बन रही है 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए। जिस आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए थी, उस आदमी को आप 5000, 10,000 रुपए अगर पेंशन उसकी बनती है, तो ये क्या है? कैसे आखिर वो जीवन यापन करेगा? तो इस चीज को लेकर के दिक्कत आई। तो काफी समय से जो है इस चीज की मांग हो रही थी। हालांकि मांग अभी भी ओपीएस की ही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की ही है, कि जो पुरानी व्यवस्था थी वही बहाल कर दी जाए। लेकिन सरकार ओपीएस भी नहीं लाना चाहती और एनपीएस भी खत्म नहीं करना चाहती, तो उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला, यूपीएस। कि यूपीएस जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, हम लेके आए हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया है कि जैसा मैंने बताया कि एनपीएस में पेंशन भी निर्धारित नहीं थी कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो यूपीएस में क्या हुआ है कि आपको पेंशन भी निर्धारित कर दी है, आपकी एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी है, सरकार ने अपना योगदान भी बढ़ा दिया है। यानी कि जो योगदान कर्मचारी का होगा उससे ज्यादा सरकार का होगा। तो इसी के बारे में अब हम आगे बात करेंगे कि यूपीएस आखिर। तो साथियों, इससे पहले एक बात मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर कि जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था सांसदों के बारे में, तो हमारे जो माननीय सांसद हैं सरकार के या पक्ष या विपक्ष के, मतलब सांसद होना चाहिए, वो लोग जो पेंशन ले रहे हैं उनके ऊपर एनपीएस या यूपीएस लागू नहीं। वो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से ही पेंशन ले रहे हैं। सरकार को जो जोर पड़ रहा था, सरकार के ऊपर जो आफत आ रही थी, वो आफत जो है सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में आ रही थी। और जो हमारे एमपी हैं, जो हमारे सांसद महोदय हैं, इनको तो 2-2, 3-3 पेंशन भी मिलती हैं। अगर आप एक बार विधायक रह गए तो आप उसकी भी पेंशन लेंगे, काउंसलर रह गए उसकी भी पेंशन लीजिए साहब, एमपी बन गए उसकी भी पेंशन लीजिए, राष्ट्रपति बन गए उसकी भी पेंशन लीजिए। तो वहां 4 पेंशन माननीयों को देने के लिए सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार दे सकती है। भाई सरकार ये भी तो कह सकती है कि आप जिस हाईएस्ट पद पर आप रहे हैं, अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो बाकी नीचे की तीनों छोड़ो, चारों आप राष्ट्रपति की पेंशन लीजिए। तो एक तो ये यहाँ पर बताना जरूरी था, जैसे मैंने आपको वीडियो में अपने बताया था, एमपी वाले वीडियो में, कि क्या होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी चीज यहाँ पर जो है वो ये है कि यहाँ तो सरकार ने ये कर दिया, वो लोग ले रहे हैं, कर दिया है। दूसरी चीज, जैसे अभी एक नई योजना आई, अग्निवीर योजना आई, नई तो क्या, तो पुरानी हो गई, फौजियों के लिए अग्निवीर योजना आई, तो वहां पर भी इन्होंने ये कर दिया, वहां पर पेंशन देनी ही नहीं है, बिल्कुल खत्म ही कर दिया है मामला ही। तो आखिर आपने और चीजें कर दी हैं, लेकिन एक आदमी, मैंने कहा ना कि सरकारी नौकरी की जो रीढ़ थी वो पेंशन, पुरानी पेंशन ही थी। आदमी सरकारी नौकरी को इतना बड़ा इसीलिए समझता था कि मैं जब तक हूं मेरी भी सुरक्षा, मुझे फाइनेंशियल सुरक्षा मिल रही है, मेरे बाद मेरी वाइफ को, पति को या पत्नी को भी मिलेगी। इनकेस पति पत्नी को कुछ हो जाता है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, तो उनके लिए भी संरक्षण है। और ये सब चीजें धीरे धीरे सरकार खत्म करती जा रही है। अब सरकार लेकर के आई है यूपीएस। तो आज के अध्याय में हम अब यूपीएस के बिंदुओं पर बात करते हैं, यूपीएस में क्या क्या चीजें। यूपीएस जो योजना आई है, इस योजना में क्या है, देखिए, एक तो सरकार ने कहा है कि ये मैंने जैसा बताया कि एनपीएस था, ओपीएस था, सरकार ओपीएस लाना नहीं चाहती, एनपीएस से बढ़िया व्यवस्था करना नहीं चाहती, चाह रही है कि थोड़ा सा अच्छा कर दें कुछ,
लोगों को लगे। तो यहाँ पर जो है फिर सरकार अब बीच का रास्ता निकाल के लाई है यूपीएस। अब यूपीएस में क्या है कि एक तो सबसे पहली बात ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। लगभग 24-25 लाख कर्मचारियों को के ऊपर इसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक बात तो ये हो गई है कि अब जैसे मैंने कहा था कि एनपीएस में जो है स्थिरता नहीं है। एक तो मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो, वैसे भी स्थिरता नहीं है, जो आपका जो बनेगा वो मिलेगा। यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया है। ठीक ये कर दिया है कि भाई आपको कम से कम इतनी पेंशन आपको मिलेगी। कैसे? जैसे कि सरकार इस रूल में यहाँ पर ये कहती है कि अगर आपको 10 साल अगर आपने काम कर लिया है तो न्यूनतम पेंशन आपको 10,000 मिलेगी। यानी अब यहाँ पे भी शर्त है कि आपको 10 साल काम करना पड़ेगा। अब ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि जिसने 9 साल काम किया उसके लिए क्या करेंगे, वो आदमी कहाँ जाएगा। तो 9 साल 10 साल में कोई इतना बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया। इसी तरीके से सरकार कहती है कि अगर आपको 10 साल आपने काम कर लिया तो हम आपको देंगे 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन। यानी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि आपको कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। अच्छी बात है। दूसरा, सरकार कहती है अगर आप 25 साल की नौकरी कर लेते हैं तो अंतिम 12 महीनों की जो पेंशन होगा, आपकी जो सैलरी होगी, सैलरी प्लस डीए जो आपको दैनिक भत्ता मिलता है या महंगाई भत्ता मिलता है, उसका एवरेज का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो पहली बात ये हो गई कि 10,000 फिक्स कर दिया, 25 साल नौकरी हो गई। तो ये अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि जिसको 24 साल अगर करके कोई रिटायर हो जाता है तो क्या आप उसको 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देंगे, या आप उसको 25 साल वाले तो कैटेगरी में लाएंगे नहीं, तो क्या 10,000 रुपये पेंशन देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, ये सब क्वेश्चन अभी हैं जो अभी तक जिनका मतलब क्लियर नहीं हुआ है, जिनका जवाब नहीं मिला है। अब यहाँ पे सरकार ये कहना चाहते हैं कि किसी आदमी को मान लीजिए 500 रुपये उसको पेंशन सैलरी मिलती है 500 रुपये, 500 रुपये 12 महीने उसको सैलरी मिली, मतलब डीए के साथ मिला करके 500 रुपये, तो 6,000 रुपये उसकी टोटल जो है सैलरी बनी 1 साल की, डीए मिला करके। यानी कि आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला करके आपकी 500 रुपये बनी, तो 1 साल की आपका एवरेज हो गया 6,000 रुपये, यानी आपका एवरेज हो गया 500 रुपये। तो सरकार आपको देगी 250 रुपये महीने पेंशन। अब यहाँ पर एक जो सवाल उठता है वो ये भी उठता है कि मान लीजिए किसी की तनख्वाह इतनी कम होगी, उसको 10,000 से भी नीचे बन जाए, तो आप उसको न्यूनतम पेंशन 10,000 देंगे, या जो उसकी पेंशन 25 साल की नौकरी करके बन रही। हालांकि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो, ये उम्मीद नहीं है मुझे कि ऐसा होगा, क्योंकि 25 साल वाला तो वैसे भी ज़्यादा ले जाएगा, ज़्यादा सर्विस टेन्योर होगा। लेकिन मान लो कोई ऐसी कोई सर्विस में हो, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था का जवाब नहीं दिया है इन्होंने। तो ये तो साफ हो गया कि आपका कि ये आपको पेंशन मिलेगी। यानी आपको पेंशन मिलेगी 2 तरीके से, या तो आप 10 साल की सर्विस पूरी करते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं, या आप रिटायर हो जाते हैं, जो भी हो जाता है, तो आपको न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर आप 25 साल नौकरी कर लेते हैं तो आपके अंतिम 12 महीनों की आपकी बेसिक तनख्वाह, जो वेतन होगा, बेसिक वेतन और जो है वो, और आपका डीए मिला करके जो आपका एवरेज निकलेगा, उस एवरेज का 50% आपको पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एनपीएस में शायद हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद पारिवारिक उसके लिए कोई व्यवस्था एनपीएस में नहीं है, ओपीएस में थी। यहाँ पर ये भी व्यवस्था सरकार लेकर के आई है कि आपके बाद, यानी अगर आप नहीं रहते हैं, आपको पेंशन मिल रही है, तो आपके पति या पत्नी को भी जो पेंशन आपको मिल रही है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पेंशन आप ले रहे हैं, यानी कि अगर आप 100 रुपये पेंशन ले रहे हैं तो आपकी पत्नी को उसका 60%, पत्नी या पति को 60%, यानी कि 60 रुपये आपको, मतलब आपकी पत्नी को या पति को 60 रुपये पेंशन मिलेगी महीना, यानी 60% उसका कर दिया गया है पेंशन मिलेगी। एक चीज़ अच्छी की है कि
जो इन्होंने डीए जो है उसके लिए इन्होंने कहा है कि ये लगता रहेगा, मतलब लगता रहेगा, वेरिएबल डीए जो है वो बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे हर 6 महीने पे डीए बढ़ेगा कुछ न कुछ पेंशन बढ़ती रहेगी, फिक्स वहाँ पे नहीं किया है कि आपको इतनी ही पेंशन मिलेगी। ये एक अच्छी चीज़ है। ये भी अच्छी चीज़ है कि आप फैमिली को भी कवर कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने ये भी की है, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप बच्चों को भी कवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब अगर बच्चे नाबालिग हैं 25 साल से या 25 साल से कम उम्र के हैं, 25 साल तक का रूल होता है पेंशन का, तो बच्चों को भी हम पेंशन देंगे अगर माँ बाप नहीं रहते हैं तो। और उसके बाद जो है अगर कोई डिसेबल बच्चा है तो उसको आजीवन पेंशन की सुविधा मिलेगी। अब यहाँ पर जो है इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि उसको कौन सी वाली पेंशन देंगे, माँ वाली पेंशन देंगे या उससे भी कम देंगे या क्या करेंगे, ऐसा कुछ क्लियर वहाँ पे है नहीं। हालांकि माँ की वाली ही मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर पापा की नहीं मिल रही है तो जो मतलब उनकी जो फैमिली पेंशन है उतनी पेंशन तो बच्चों को मिलनी चाहिए अगर माँ बाप नहीं रह जाते। अच्छा, यहाँ पर व्यक्ति अगर शादीशुदा ही ना हो, लड़का या लड़की, तो उसके लिए भी इन्होंने व्यवस्था की है कि अगर आपके माँ बाप आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर निर्भर हैं, तो उनको भी ये फैमिली पेंशन का लाभ यहाँ पर जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो गई। एनपीएस में क्या था, वित्तीय स्थिरता बाजार के अधीन थी, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में लग रहा था सारा पैसा। तो मार्केट में जिस हिसाब से जो रेट होगा, पता होगा आप लोगों को जो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको फिर कैलकुलेट होता और आपको मिलता। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ खत्म कर दी है, अच्छा कदम है। यहाँ पे कम से कम एक निर्धारित तो रहेगा कि इतनी आपको मिलेगी। हालांकि कुछ लोगों का मत ये भी है कि यूपीएस से एनपीएस अच्छा है। ये तो जब सारी बारीकियाँ एक एक करके धीरे धीरे पता चलेंगी तो हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं ये एनालिसिस आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए ओपीएस का तो, ओपीएस से तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन इन दोनों में से कौन सा बेहतर होगा आप लोग एनालिसिस करिए। हो सकता है किसी के लिए वो अच्छा हो या किसी के लिए ये अच्छा हो। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर यूपीएस में ये भी इन्होंने व्यवस्था कर दी। तो एनपीएस वाली 2-3 चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर ये ओपीएस वाली कह सकते हैं हम कि ला देंगे। फैमिली को भी कवर कर रहे हैं, न्यूनतम पेंशन भी दे रहे हैं और आपके बच्चों को भी कवर यहाँ पर जो है कर रहे हैं। तो साथियों ये व्यवस्था है यूपीएस की। मेरा छोटा सा प्रयास था आपको ये बताना, ये समझाना कि यूपीएस के अंदर आखिर इन्होंने क्या क्या जो है प्रावधान किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया 2-3 चीजें अच्छी कर दी। बाजार जोखिम के होता है ना कि बाजार जोखिम के अधीन नहीं रहेगा आपका पैसा, आपको मिनिमम कुछ मिलेगा, ये चीज यहाँ पे कर दी। इस तरीके की चीजें ला दी हैं। अब ये अभी धीरे धीरे चीजें आगे आएंगी, आगे डिस्कशन होगा, पता चलेगा, तब धीरे धीरे ये चीज समझ में आएगी कि आखिर इसमें से हमारे लिए अच्छा क्या है, एनपीएस या यूपीएस या दोनों में से चूज करने का ऑप्शन है आपके पास तो आप चूज कर सकते हैं। ओपीएस मुझे नहीं लगता वापस आएगा। हालांकि कई राज्य सरकारों ने ऐसा कहा है कि वो कहा है या उन्होंने अपने यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू भी कर दी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि उसमें सरकार के ही ऊपर सारा बोझ पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार वहां तक जाएगी अब कि इस तरीके से वापस लेके आए। तो ये चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।